कैप्टन यू सच में कमाल की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। शाओयान थोड़ी दूर से नीचे कूदकर यूई फेंग से बोला। हमारी टीम की स्ट्रेंथ के साथ 10th और 9th फ्लोर मुश्किल नहीं होने चाहिए। हमारी इस ट्रिप का असली टारगेट 8th फ्लोर होना चाहिए। यूजी फेंग धीरे से मुस्कुराकर बोला। गुलू, जब दोनों बात कर रहे थे, एक्सप्लोजन के सेंटर की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन उस जगह पर फ्रॉस्ट एंशिएंट एप का कोई निशान नहीं था, सिर्फ एक हिलता हुआ अंधेरा मुंह बचा था। वो क्या है? शाओयान ने उस अंधेरे मुंह को देखते हुए कहा। अपनी परसेप्शन से उसने महसूस किया कि वो अंधेरा मुंह असल में इस स्पेस का एग्जिट है। वो एग्जिट है। फ्रॉस्ट एंशिएंट एप को मैंने खत्म कर दिया है। ये 10th फ्लोर है और चैलेंज सक्सेसफुल माना जाएगा। जाकर सबको बुलाओ, फिर साथ में यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद स्पॉइल्स कलेक्ट करेंगे, फिर 9th फ्लोर की तरफ जाएंगे। यूई फेंग ने कहकर आर्मी के पास वापस जाना शुरू किया। कैप्टन, वो दोनों इतनी देर से गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए, कहीं उन्हें? नहीं, लैंड मंकी, तुम अजाइल हो, तुम जाकर देख लो। बचे हुए लोगों में स्ट्रेंथ और टेम्परामेंट के हिसाब से रेजर सबसे ज्यादा पावरफुल था, उसने धीरे से कहा। ठीक है। लैंड मंकी ने बिना डिले किए उठकर यूई फेंग और शाओयान के जाने की डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। कौन है? लैंड मंकी बस कुछ ही कदम चला था कि उसने आगे से जोर से चिल्लाया, क्योंकि आगे से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा आ रहा था। अपना ही आदमी है। लैंड मंकी की आवाज के बाद एक खुशमिजाज आवाज भी सुनाई दी। शाओयान? कैप्टन, थोड़ी देर बाद दो जाने पहचाने फिगर्स लैंड मंकी की नजरों में आए और वो हैरान होकर बोला। 10th फ्लोर का गार्जियन डील हो चुका है, चलो। यूजी फेंग ने सबको कहा। सॉल्व हो गया? लियू किंग ने यह सुनकर अपनी खूबसूरत आंखों में हल्की सी चमक दिखाई। बाकी ईगल आई टीम के लोग ज्यादा हैरान नहीं हुए। आखिर ये सिर्फ 10th फ्लोर था। गार्जियंस आमतौर पर 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स होते थे और यूजी फेंग की स्ट्रेंथ 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल थी, इसलिए उसके लिए ये आसान था। चलो, सबने सर हिलाया और समुद्र के ऊपर मौजूद उस अंधेरे मुंह की तरफ चल पड़े जो गार्जियन स्पेस से बाहर निकलने का टेलीपोर्टेशन पॉइंट था। गुलू, एक आवाज के साथ पूरी टीम वहां से बाहर निकल गई और अंधेरा मुंह तुरंत बंद हो गया। ये आइस एंड फायर आइलैंड सच में अजीब है, यू शाओयान ने कहा। ग्रुप अभी अभी 10th फ्लोर के स्ट्रेंज स्पेस से बाहर निकला था और फिर से उसी चमकदार पैसेज में आ गया था जहां से पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे लगता है आइस एंड फायर आइलैंड किसी डेंजरस जगह से कनेक्टेड है। 10th फ्लोर का गार्जियन भी शायद वहीं से आया था। और हर लेयर के गार्जियन को डिफीट करने पर एक ट्रेजर मिलता है जो चैलेंज के हिसाब से होता है। इसी वजह से आइस एंड फायर आइलैंड इतना मिस्टीरियस है। लेकिन अगर सच में सब कुछ समझना है तो फर्स्ट फ्लोर तक जाना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर? शाओयान ने यह सुनकर भौहें चढ़ा दी। जब यूई फेंग ने फर्स्ट फ्लोर का जिक्र किया, उसके चेहरे पर एक हल्का सा डर भी नजर आया। फर्स्ट फ्लोर में किस तरह के पावरफुल क्रीचर्स होंगे? और ये आइस एंड फायर आइलैंड शायद उतना सिंपल भी नहीं है जितना दिखाई देता है, शाओयान ने मन में सोचा। छोड़ो, आइस एंड फायर आइलैंड का फर्स्ट फ्लोर तो दूर की बात है। पहले 3 फ्लोर्स के गार्जियंस ही तुम सबको आसानी से फाड़ सकते हैं, इसलिए तुम समझ सकते हो कि फर्स्ट 3 फ्लोर्स में कैड विलन्स कितने पावरफुल होंगे। उनकी पावर पूरी दुनिया को कमांड कर सकती है। अगर तुम होली फ्लेम फेंजो या क्लैन मार्क की पावर भी यूज करो तब भी शायद उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर तुम अपने क्लैन मार्क से 10 टेम्पल यमा को बाहर निकाल दो तो बात अलग है। 100 लीटर के मास्टर ने बात के एंड में थोड़ा रुककर कहा। फर्स्ट 3 फ्लोर्स? वहां के गार्जियंस और विलन्स भी आपसे ज्यादा पावरफुल होंगे क्या? शाओयान ने हंसकर कहा। लड़के, मेरे 100 लीटर को कम मत समझना। अगर मैं अपनी पीक पर वापस आ जाऊं तो ये लोग मेरे जूतों के लायक भी नहीं। 100 लीटर के लॉर्ड ने जल्दी से कहा। स्पॉइज आगे हैं। इसी वक्त यूई फेंग की आवाज आगे से सुनाई दी। सब लोग उसकी तरफ चल पड़े। कुछ मोड़ लेने के बाद उनके सामने एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट दिखाई दिया। यही ट्रॉफी है, शाओयान ने धीरे से कहा। शुईमुत, तुम जाकर खोलो, यूई फेंग ने सीधा कहा। उनकी यू फैमिली गोस्ट रियलम के ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में काफी पावरफुल थी, लेकिन इस बार आइस एंड फायर आइलैंड पर आने का रीजन था किसी इम्प्रिजन्ड विलन को रेस्क्यू करना। ऊपर वाले बड़े लोगों ने सीधे उनका नाम लिया था। चाहे यू फैमिली का होली सी से अच्छा रिलेशन हो, फिर भी शायद उन्हें बचाना मुश्किल हो। सब कुछ किस्मत पर डिपेंड करता है। ठीक है, शुईमुत ने हाँ में सर हिलाया और ट्रेजर चेस्ट की तरफ चल पड़ी। स्क्वीक, वो बिना ज्यादा मेहनत के ट्रेजर चेस्ट तक पहुंच गई। उसने दोनों हाथों से ट्रेजर चेस्ट को छुआ और धीरे से उठाया। तुरंत चेस्ट खुल गया। अंदर क्या है? साइड में खड़ा लैंड मंकी पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। पिछली बार जब वो लोग पूरी प्रिपरेशन के बिना गए थे, सिर्फ 10th फ्लोर के गार्जियन को हराकर उन्हें ग्राउंड ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल जैसे ट्रेजर्स मिले थे। एक स्क्रोल? शुईमुत ने खुशी नहीं दिखाई। उसने बौहें सिकोड़कर ट्रेजर चेस्ट में पड़े शीपस्किन स्क्रोल को देखा। स्क्रोल? शाओयान को पहले ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। आखिर वो यहाँ सिर्फ एक थग की तरह आया था और ट्रेजर के लिए लड़ने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन शुईमुत के ये कहने पर उसकी इंटरेस्ट बढ़ गई। स्क्रोल? बाकी लोग भी पास आ गए। वाकई एक स्क्रोल है, लेकिन इसका ऑरा थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या ये इनकम्प्लीट है? रेजर ने एक नज़र में ही कह दिया।
मुझे नहीं लगता, ये स्क्रोल शायद एक फाइटिंग टेक्निक लग रहा है। यूई फेंग भी थोड़ा कंफ्यूज था। ये फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल है, अगर आप लोग चाहें तो ये मुझे दे दो, शाओयान साइड से हंसकर बोला। फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल? सब लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। ठीक है, ये तुम ले लो, यूई फेंग ने 3 बार चेक करने के बाद कहा, क्योंकि उसे स्क्रोल में कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। अगर ऐसा है तो मैं शर्मिंदा नहीं हूं। शाओयान ने स्क्रोल को फ्लेम से रैप करके अपने कलेक्शन रिंग में रख लिया। ये सब करने के बाद शाओयान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। ये फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल नहीं था, ये असल में वुड एट्रीब्यूट डिफेंसिव फाइटिंग स्किल था। शाओयान के पास अटैक के काफी तरीके थे, लेकिन डिफेंस की कमी थी। ये स्किल मिलना उसके लिए बिल्कुल बाघ को पंख मिलने जैसा था। इस वुड एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल का ऑरा डल इसलिए था क्योंकि ये तभी अपनी पूरी पावर दिखाता है जब इसे वुड एट्रीब्यूट फाइटिंग इमॉर्टल की पावर से एक्टिवेट किया जाए। इस स्किल को मास्टर करने में वक्त लगेगा, लेकिन शाओयान के पास फायर और वुड दोनों एट्रीब्यूट्स होने की वजह से सेम रैंक के अंदर वो लगभग इनविंसिबल बन सकता है। जब चीजें रख ली जाएं तब चलते हैं। यूई फेंग ने शाओयान को स्क्रोल रखते हुए देखा और धीरे से बोला, मुझे नहीं पता 10th फ्लोर में किस तरह के विकेट लोगों को कैद किया गया है। लाइट एट्रीब्यूट होने की वजह से ल्यूकिंग को इस पैसेज से अजीब सी नफरत महसूस हो रही थी। शायद 10th फ्लोर के विकेट लोगों का ऑरा ही उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। और वैसे भी वो शाओयान से स्क्रोल के लिए कम्पीट नहीं करती। उसकी आइडेंटिटी और बैकग्राउंड काफ़ी पावरफुल थे। अगर वो हाथ बढ़ाए तो चीज़ें तुरंत मिल जाती। चलो, वैसे भी इससे बच नहीं सकते, बस तुम्हें दिखा देते हैं। यूई फेंग ने ये सुनकर हैरानी नहीं दिखाई। जेड लेगेसी ने पहले शाओयान से ये बात छुपाई थी। गार्डियन को डिफीट करने और स्पॉइल्स मिलने के बाद पैसेज सीधा उस लेवल के विकेट प्रिजनर्स की जेल तक ले जाता था। और अगर नेक्स्ट फ्लोर में जाना हो तो पहले ऊपर वाले फ्लोर के प्रिजनर्स के पास से गुजरना जरूरी होता है। हो, सबने खुद को थोड़ा अरेंज किया और पैसेज की रोशनी के सहारे अंदर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन गहराई से आने वाली ठंडी और अजीब हवा सबके दिल में ठंडी सी घबराहट पैदा कर रही थी। यहाँ एक और स्टोन गेट है। कुछ देर बाद सब लोग आगे बढ़े और एक स्टोन गेट के सामने आ गए। इस स्टोन गेट के ऊपर बहुत ही पावरफुल सील एनर्जी है। शाओयान टीम के बीच में खड़ा था। उसने स्टोन गेट को ध्यान से देखते हुए कहा, अजीब है, जब हम 10th फ्लोर में आए थे तब हमें ऐसा कोई स्टोन गेट नहीं मिला। साइड में खड़े लैंड मंकी ने कहा, जब उन्होंने 10th फ्लोर के गार्डियन को डिफीट किया था तब 10th फ्लोर का प्रिजनर सिर्फ एक आदमी था, जिसकी स्ट्रेंथ पीक 2D लेवल तक पहुंच चुकी थी। उस आदमी की पर्सनैलिटी और स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी थी। जवानी में वो एक सेक्ट का फेवरेट जीनियस था, लेकिन कुछ ट्रेटर्स की वजह से उसके सेक्ट के डिसाइपल्स और उसके अपने भाई बहन सब मार दिए गए, सिर्फ वो ही जिंदा बचा। इस वजह से गोस्ट वर्ल्ड के टॉक एक्सपर्ट्स अलर्ट हो गए और उसे पकड़कर आइस एंड फायर आइलैंड में कैद कर दिया गया। इस स्टोन गेट का सील बहुत स्ट्रांग है, इसे फोर्स से नहीं खोला जा सकता। अगर ऐसा किया तो सील की पावर हम सब की पावर को सील कर देगी। मुझे देखने दो, शाओयान ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा जब उसने देखा कि कुछ लोग एक्शन लेने को रेडी हो रहे थे। ठीक है, श्रीमुत और बाकी लोगों को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन शाओयान ने बोला तो सब खुशी से मान गए और पीछे हटकर उसके लिए जगह बना दी। मैं भी देखूंगी। अगले ही पल ल्यूकिंग धीरे से चलकर शाओयान के पास आ गई, लेकिन शाओयान को पता नहीं था कि ल्यूकिंग जानबूझकर उसके पास आ रही थी, जैसे उसका कोई प्लान हो। अब शाओयान पर ल्यूकिंग स्टोन गेट के सामने खड़े थे। पैसेज की रोशनी में उनके फिगर्स एक दूसरे पर पड़ रहे थे, जैसे कोई अमर जोड़ी हो जिसे देखकर लोग जलते हों। आउच! थोड़ी देर बाद जब शाओयान स्टोन गेट को चेक करने वाला था, उसके सीने में अचानक तेज दर्द उठा। क्या हुआ? ल्यूकिंग ने तुरंत पूछा। जब वो शाओयान के पास आई थी तब वो कुछ चीज़ों का यूज़ करके ये जांचना चाहती थी कि शाओयान के बॉडी में कौन सा होली फ्लेम है, लेकिन जैसे ही वो पास आई, शाओयान दर्द से चिल्ला उठा। हाँ, कुछ नहीं, शाओयान ने जवाब दिया और जानबूझकर ल्यूकिंग से थोड़ा दूर हो गया। उसके बाद उसके सीने का दर्द धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके सीने में सेंगन हार्ट था, जो मू यिंगिंग से ट्रांसफॉर्म हुआ था। अभी जो तेज दर्द हुआ था वो शायद इसलिए हुआ था क्योंकि ल्यूकिंग उसके बहुत पास आ गई थी। सेंगन हार्ट ने एबनॉर्मल रिएक्शन दिया, जैसे मू यिंगिंग को जलन हो रही हो जब ल्यूकिंग शाओयान के पास आई थी। इस बात से शाओयान को थोड़ा हेल्पलेस महसूस हो रहा था। स्टोन गेट के ऊपर जो सील पावर है वो एक स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग अरेंज की गई है। ल्यूकिंग ने देखा कि उसका प्लान फेल हो गया, इसलिए उसने दोबारा कुछ ट्राई नहीं किया और स्टोन गेट पर चमकती लाइट को देखते हुए कहा, मेरे पास एक तरीका है, तुम सब थोड़ा पीछे हट जाओ। शाओयान ने ये कहकर आंखें बंद कर लीं और अपना हाथ स्टोन गेट पर रख दिया। जैसे ही उसने स्टोन गेट को टच किया, उसे तेज ठंड महसूस हुई,
लेकिन शाओयान के पास होली फ्लेम था, इसलिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद शाओयान की पावरफुल सोल पावर ने स्टोन गेट के सील एनर्जी का पैटर्न समझ लिया, और फिर वो सील एनर्जी आंखों से दिखने वाली स्पीड से धीरे धीरे खत्म होने लगी। ये लड़का, ये देखकर सब लोग शाओयान को और भी एडमायर करने लगे। बूम! सिर्फ कुछ ही सांसों के अंदर शाओयान ने स्टोन गेट को पूरी तरह खोल दिया। हो, चलो। स्टोन गेट खुलने पर शाओयान हंस दिया और सब लोग सीधा उसके अंदर चले गए। टिक टॉक! स्टोन गेट के पीछे पानी टपकने की आवाज़ बहुत ही तेज और अजीब लग रही थी। क्या कोई यहाँ आया है? सबसे गहराई में एक उम्मीद भरी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ आ रही है। शाओयान ने तुरंत उस डायरेक्शन में नोटिस किया और सबको उस डायरेक्शन में ले गया। क्या ये 10th फ्लोर का विलन है? सब लोग आसानी से 10th फ्लोर के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गए और जो उन्होंने देखा उससे सब हैरान रह गए। उनके सामने एक अंधेरा सीधा पैसेज था। पैसेज के बीच में एक बड़ा सा स्टोन था और उस पर लगभग 10 साल की एक छोटी लड़की बंधी हुई थी। वो लड़की एक बहुत बड़े बोल्डर पर कैद थी और उस बोल्डर से एक इनविजिबल पावर निकल रही थी जो उसकी सारी पावर को सप्रेस कर रही थी। उस छोटी लड़की का चेहरा काफ़ी सुंदर और डेलिकेट था और उसके खूबसूरत बाल उसके कपड़ों के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। ये तो बहुत क्रूएल है, ये सीन देखकर ल्यू किंग ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा। 10 साल की एक छोटी लड़की को यहाँ कैद देखकर किसी को भी सिंपैथी हो सकती थी। बिग ब्रदर, क्या आप मुझे बाहर निकाल सकते हो? ये अजीब स्टोन मुझे बहुत दर्द दे रहा है। लड़की ने शाओयान को देखकर बेचारी बनकर बोला, क्योंकि उसे पता था कि इस ग्रुप में सिर्फ शाओयान ही उसे बचा सकता है। इस लड़की की स्ट्रेंथ एक्चुअली 1 स्टार डो ईस्टर्न के अर्ली स्टेज तक पहुंच गई है। शाओयान को पहले ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब उसने नोटिस किया कि उसके सामने खड़ी 10 साल की लड़की की स्ट्रेंथ उसके बराबर थी। हर चीज़ को सिर्फ अपीयरेंस से जज मत करो। मुझे नहीं पता इसने क्या किया है, लेकिन आइस एंड फायर आइलैंड में जो लोग कैद होते हैं वो सब बहुत विकेट क्रिमिनल्स होते हैं। यूई फेंग ने धीरे से कहा। चलो, इसकी परवाह मत करो। अगले ही पल शाओयान ने सीधा कह दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस लड़की में कुछ गड़बड़ है। डशु, मुझे पता है आप जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है। क्या आप पक्का मुझे नहीं बचाओगे? छोटी लड़की के हाथ पैर उस बोल्डर से बंधे हुए थे। उसने यूई फेंग की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी, जो मजाक और चालाकी से भरी हुई थी। और जैसे ही उसने ये कहा, यूई फेंग जो नेक्स्ट फ्लोर की तरफ जाने वाला था तुरंत रुक गया और लड़की की तरफ मुड़ गया। इतनी बिना प्रूफ की बात है, मैं कैसे मान लूं? यूयू फेंग ने मुड़कर छोटी लड़की से पूछा। जाहिर सी बात है, आइस फायर आइलैंड में आने के बाद सबको पता चल गया था कि ये जगह बहुत मिस्टीरियस है। अगर ये छोटी लड़की उनकी मदद करे तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है। आखिर ये लड़की यहाँ बहुत सालों से कैद थी, इसीलिए उसे आइस फायर आइलैंड के बारे में उनसे ज़्यादा पता होगा। मुझे यहाँ कैद हुए कई 100 साल हो गए हैं और मैं सिर्फ आज़ाद होना चाहती हूँ। और अगर अंकल को डर है कि मेरे बुरे इरादे हैं तो आप इस बड़े भाई से कह सकते हो कि वो मेरे ऊपर सोल कोटिंग लगा दे। अगर मेरे मन में कोई भी बुरा ख्याल आया तो शायद मैं आपके हाथों से बच नहीं पाऊंगी, छोटी लड़की ने सीरियस टोन में कहा। उसकी बात से लग रहा था कि वो शाओयान और उसकी टीम का यूज़ करके अपनी आज़ादी चाहती है और बदले में उनकी मदद करेगी। क्या ये ठीक रहेगा? यूयू फेंग ने शाओयान से पूछा। ठीक है। शाओयान हल्का सा मुस्कुराया और यूयू फेंग की तरफ देखा। ये छोटी लड़की ज़रूर बहुत लंबे समय से यहाँ कैद थी, फिर भी वो अभी भी लगभग 10 साल की ही क्यों दिख रही थी? और ये लड़की सिर्फ एक नज़र में ही जेड लेगेसी का पर्पस समझ गई थी। शायद ये उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है। लिटिल ब्रदर शाओयान, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो इसके बॉडी पर एक लेयर सोल प्लेटिंग लगा दो, फिर इसे बंधन से आज़ाद कर देना, यूयू फेंग ने शाओयान से कहा। सोल कोटिंग एक पावरफुल डिफेंस मेथड होता है जिसमें सोल पावर को किसी दूसरे के बॉडी में डालकर एक लेयर बना दी जाती है। अगर सामने वाला कोई गलत प्लान करे तो सोल कोटिंग से निकली टेरिफाइंग एनर्जी सीधा उसके सोल के ओरिजिन पर अटैक करती है, जो आसानी से उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बिग ब्रदर, धीरे से करना, मुझे दर्द से डर लगता है, बोल्डर से बंधी छोटी लड़की ने मासूमियत से शाओयान को देखते हुए कहा। ध्यान रखना, कुछ लोग बाहर से बिल्कुल हार्मलेस लगते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे लोग सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। आइस एंड फायर आइलैंड में कैद कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता, सिर्फ ऊपर से देखकर धोखा मत खाना, 100 लीटर के मास्टर ने शाओयान को याद दिलाया। सीनियर, चिंता मत कीजिए, मुझे पता है क्या करना है। शाओयान ने अपनी सोल पावर रिलीज की और छोटी लड़की के बॉडी की तरफ भेजना शुरू किया ताकि उस पर सोल कोटिंग लगा सके। साथ ही वो आसपास भी अलर्ट था, अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो तुरंत एक्शन लेगा। समय बीत गया और अगला पल 5 मिनट बाद आया। कैसा हुआ? शाओयान को आंखें खोलते देखकर पास खड़े लोगों ने पूछा। मैंने इसके बॉडी में सोल कोटिंग लगा दी है, अगर ये कोई भी अजीब हरकत करेगी तो मैं तुरंत सोल कोटिंग को डेटोनेट कर दूंगा, चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, तुरंत सीरियस इंजरी हो जाएगी।
बिग ब्रदर, अब जब सब हो गया है, क्या आप मुझे इस बंधन से आज़ाद करोगे? छोटी लड़की का चेहरा थोड़ा सा पीखा पड़ गया था। शायद शाओयान की सोल प्लेटिंग का उस पर असर हुआ था। हाँ, इतनी भी जल्दी क्या है? जो बोल्डर तुम्हें बांध कर रखा है उसमें बहुत पावरफुल सोल सील की पावर है, लेकिन तुम्हारी सोल पावर बहुत वीक लग रही है। मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी है। बताओ, यूयू फेंग ने भी मुस्कुराकर कहा। तुम लोग सच में बहुत गंदे हो। ये सुनकर छोटी लड़की का मन हुआ कि शाओयान और यूयू फेंग को खा जाए। अभी थोड़ी देर पहले उसने रेजिस्टेंस छोड़ दिया था और शाओयान ने आसानी से सोल प्लेटिंग लगा दी। अब जब सोल प्लेटिंग का थ्रेट उस पर है तो वो उनकी बात ना मानने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मेरा नाम लुइन है और मैं वाटर सिस्टम की प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने सुना है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स मर गए थे, लेकिन मैंने अपने असली पेरेंट्स को कभी नहीं देखा। मेरे जन्म के बाद ही मुझे एक अकेडमी भेज दिया गया और एक टीचर ने मुझे बड़ा किया। बाद में मेरी अच्छी टैलेंट की वजह से मुझे हमारे एरिया के एक बड़े फैमिली के पास भेज दिया गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस बड़ी फैमिली का बेटा असल में एक बीस्ट है और उसकी मेरे ऊपर बुरी नज़र थी। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स की मौत भी उन्हीं लोगों की साजिश थी। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत से कल्टीवेशन किया। एक दिन मेरी स्ट्रेंथ 2 ज़ियान तक पहुंच गई और मैंने उनके पूरे फैमिली के 797 मेंबर्स को मार दिया। उन्हें मारने के बाद मैं डोंगशो सुपर सेक्ट के पास सरेंडर करने चली गई और उन बुढ़े लोगों ने मुझे यहाँ सील करके कैद कर दिया। छोटी लड़की ने बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा, फिर तुम अभी भी 10 साल की क्यों दिख रही हो? श्वाई युए को भी क्यूरियोसिटी हो गई। बचपन में गलती से मैंने एक रेयर मेडिसिनल हर्ब खा ली थी, लड़की ने ये कहा और उसके चेहरे पर दर्द का एक्सप्रेशन आ गया। सब लोग ये सुनकर थोड़ा सिंपैथेटिक हो गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। सिर्फ शाओयान और यूयू फेंग हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। ये लड़की सच में बहुत झूठ बोल रही है, लेकिन जेड लेगेसी के साथ देखते हैं ये क्या ट्रिक्स करेगी, शाओयान ने मन में सोचा। इसे आज़ाद करो, यूयू फेंग ने उसी वक्त कहा। ठीक है, ध्यान देना, मैं इस जाइंट स्टोन की सील पावर को सप्रेस करूंगा। जब सील वीक हो जाए तो तुम बाहर निकल जाना, शाओयान ने कहा और तुरंत जाइंट स्टोन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो ब्लू बोल्डर के पास गया, एक अजीब और पावरफुल कन्फाइनमेंट फोर्स फैलने लगी। इस फोर्स के अंदर शाओयान की पावर काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई। सोल पावर। शाओयान ने टाइम वेस्ट नहीं किया और जोर से बोला। उसकी डैजलिंग सोल पावर एक विशाल समुद्र की तरह ब्लू बोल्डर की तरफ बहने लगी। क्रैश। पानी टकराने जैसी आवाज़ लगातार आने लगी। फिर छोटी लड़की का बॉडी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगा। अगले ही पल एक आवाज़ के साथ वो जाइंट स्टोन के शैकल से आसानी से आज़ाद हो गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं फाइनली आज़ाद हो गई, छोटी लड़की ने जाइंट स्टोन और शाओयान को देखकर हैरानी और एक्साइटमेंट के साथ कहा। छोटी लड़की की बात में सिर्फ एक चीज़ सच थी कि उसने बचपन में गलती से मेडिसिनल हर्ब खा ली थी, जिसकी वजह से वो लगभग 10 साल की ही दिख रही थी। बाकी सब झूठ था। लेकिन आज़ाद होने के बाद भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। उसकी स्ट्रेंथ अभी बहुत कम थी। अगर उसने जल्दी अपना पर्पस दिखा दिया तो सामने खड़े लोग उसे तुरंत मार सकते थे। ऊपर से शाओयान की सोल प्लेटिंग भी उसके बॉडी में थी। इस बार तुम लोग घोस्ट किंगडम के किसी इंसान को बचाने आए हो, लेकिन मेरा पर्पस भी कुछ तुम्हारे जैसा ही है। जब मेरा 6th फ्लोर के उस आदमी से फाइट हुआ था तब मेरी सोल पावर बहुत इंजर्ड हो गई थी, लेकिन अगर मैं उसका सोल सोर्स निगल लूँ तो मेरी सोल पावर फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। अभी के लिए इन लोगों के साथ चलना ही बेहतर है। इनका टारगेट 8th फ्लोर है और मेरा टारगेट 7th फ्लोर। मेरी करंट स्टेट पहले जैसी नहीं है और इनके साथ रहने से कुछ बैटल से बच सकती हूँ। ज़मीन पर गिरते ही वो तेज़ी से अपने दिमाग में सोचने लगी। अब उस आदमी के बारे में बताने का टाइम नहीं आ गया, यूयू फेंग ने छोटी लड़की को जमीन पर खड़ा देखकर हंसी के साथ कहा। बिल्कुल, और जिसे तुम लोग बचाना चाहते हो वो 8th फ्लोर पर है। बैटल थ्रू द हेवंस द गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1-14, पिक्यूलियर टियर 9। क्या 8th फ्लोर पर एक सोल बीस्ट जिसकी स्ट्रेंथ ह्यूमन के 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के बराबर है? छोटी लड़की की सीधी सी बात सुनकर वहां मौजूद सब लोगों के चेहरे पर फ्राउन आ गया। 10th फ्लोर इतना सिंपल इसलिए था क्योंकि वहां जेड लेगेसी था, जो 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के मिडिल स्टेज का पावर हाउस था। लेकिन 9th फ्लोर शायद इतना आसान ना हो, और 8th फ्लोर तो और भी मुश्किल होगा। आखिर आइस एंड फायर आइलैंड नीचे जाते जाते और ज़्यादा डेंजरस होता जाता है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अपनी सोल पावर का यूज़ करके इन फ्लोर्स को एक्सप्लोर किया है, इसलिए मुझे सब पता है। छोटी लड़की लुइयन ने धीरे से कहा। फिर चलो, एंट्रेंस यहाँ है, पहले 9th फ्लोर चलते हैं। शुई युए ने ब्लू सील बोल्डर से ज़्यादा दूर नहीं एक पैसेज ढूंढ लिया और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। यूई फोंग और बाकी लोगों को जल्दी मूव करते देखकर लुइयन ने आंखें खोलकर शाओयान और सबसे धीरे से कहा, हमारे पीछे मत आओ, अब तुम फ्री हो तो खुद बाहर चली जाओ। यूई फोंग ने ठंडी आवाज़ में कहा, जाहिर सी बात है, आइस एंड फायर आइलैंड में जो भी कैद होता है वो सब विलेंस होते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
मुझे यहाँ कैद किया गया था। तुम लोगों की तरह मैं फ्रीली आना जाना नहीं कर सकती। मैं सिर्फ चैलेंजर के रूप में ही तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। अगर मैं फेल हो गई तो मुझे टेलीपोर्ट करके बाहर भेज दिया जाएगा। लुयिन ने सबको देखकर समझाया, इसे हमारे साथ चलने दो। आखिर आइस एंड फायर आइलैंड के बारे में ये हमसे ज़्यादा जानती है। शाओयान ने उसकी तरफ से बात कही, ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो सबसे पहले तुम्हें ही खत्म कर देंगे। यूईफोंग ने लुयिन से सख्ती से कहा, बिग ब्रदर थैंक यू। लुयिन खुशी से कूदकर शाओयान के पास आ गई और मुस्कुरा दी। इस लड़के के अंदर कुछ बहुत ही टेरिफाइंग सा है। जैसे ही लुयिन शाओयान के पास आई, उसने अचानक एक अजीब और पावरफुल प्रेशर महसूस किया और तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई। चलो, सबने एक साथ कहा और सीधा 9th फ्लोर की तरफ बढ़ गए। आइस एंड फायर आइलैंड, 3rd लेयर गार्डियन स्पेस। ईगल, तुमने बिना परमिशन मेरी टेरिटरी में क्यों एंट्री की? एक ह्यूज माउंटेन रेंज के ऊपर एक शानदार केव खड़ा था और उस केव से गुस्से भरी आवाज़ पूरे स्पेस में गूंज उठी। रिस्पेक्टेड किंग, मुझे आपसे कुछ कहना है। इस बार आइस एंड फायर आइलैंड में जो लोग घुसे हैं उनमें कुछ इंटरेस्टिंग लोग लग रहे हैं। काली परछाई, जिसे ईगल कहा गया था, धीरे से बोला, इंटरेस्टिंग लोग? केव के अंदर का क्रीचर ये सुनकर शांत हो गया। उसे पता था कि अगर ईगल किसी इंसान को इंटरेस्टिंग कह रहा है तो वो आम इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि ईगल 4th फ्लोर का गार्डियन था और उसकी स्ट्रेंथ पीक लेवल तक पहुंच चुकी थी। उनकी टीम में 7 लोग हैं। उनमें से एक लाइट सिस्टम का है और शायद होली सी का मेंबर है। उस लड़की की ऑरा भी काफ़ी स्ट्रांग है। लगता है होली सी में उसकी पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होली सी के लोग? केव के अंदर की आवाज़ में शौक आ गया। होली सी का नाम और पावर गोस्ट वर्ल्ड में नहीं, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में भी ग्रेट 1000 वर्ल्ड की टॉप पावर्स में से एक है। एक और इंसान भी है जिस पर ध्यान देने लायक है। उसके बॉडी से बहुत गर्म ऑरा निकल रहा है। मुझे लगता है वो होली फ्लेम। ईगल माउथ आदमी ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ एक्साइटमेंट से भरी थी। होली फ्लेम? ये सुनते ही केव के अंदर का क्रीचर अचानक हिल गया और पूरा स्पेस जोर से कांपने लगा। 3rd फ्लोर का गार्डियन होने के बावजूद वो आइस एंड फायर आइलैंड के सबसे पावरफुल किंग्स में से एक था, लेकिन उसके बॉडी में एक डार्क डिजीज थी जो सिर्फ होली फ्लेम से ही ठीक हो सकती थी। अगर आइस एंड फायर आइलैंड में आए लोगों में से किसी के पास सच में होली फ्लेम है तो उसकी इंजरी क्योर हो सकती है। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ अभी अर्ली स्टेज 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल है, लेकिन उसके बॉडी में कुछ छिपा हुआ है जो मुझे अनईजी फील करा रहा है। ये सुनकर केव के अंदर की आवाज़ कुछ देर के लिए खामोश हो गई। क्या मुझे 1st और 2nd फ्लोर के किंग्स को भी ये बात बतानी चाहिए? ईगल माउथ आदमी ने पूछा। अभी उन्हें मत बताओ। 1st फ्लोर वाला आदमी एक पागल है। जब 1st और 2nd फ्लोर के किंग्स का जिक्र आया तब 3rd फ्लोर का गार्डियन होने के बावजूद उसके दिल में डर सा आ गया था। वापस जाओ, इस बात के बारे में किसी को मत बताना। मेरे पास अपना प्लान है। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। केव का ह्यूज क्रीचर धीरे से बोला, जी। ईगल माउथ आदमी तुरंत वापस 4th फ्लोर की तरफ चला गया। 1st फ्लोर वाला आदमी, मुझे याद है वो लॉर्ड ऑफ सोल ईटर का सबॉर्डिनेट था। जब सोल ईटर गायब हो गया तब सबने लॉर्ड ऑफ सोल ली पर शक किया। ये आदमी जानता था कि वो सोल ली से नहीं जीत सकता, फिर भी उसने परवाह नहीं की। इस वजह से उसने ली सोल डोमेन के बहुत सारे पावरफुल लोगों को मार डाला। आखिर में लॉर्ड ऑफ ली सोल को खुद एक्शन लेना पड़ा और उसे पकड़कर यहाँ कैद कर दिया गया। लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ मेरा इल्यूजन है? केव के अंदर से शक भरी आवाज़ आई। दूसरी तरफ शाओयान और उसकी टीम भी 9th फ्लोर के गार्डियन स्पेस में पहुंच गई। 9th फ्लोर का गार्डियन स्पेस 10th फ्लोर से बिल्कुल अलग था। इस बार ये एक सर्कुलर स्पेस निकला। पूरा स्पेस काउंटलेस ह्यूज रॉक से भरा हुआ था। हर रॉक से एक अजीब सी पावर निकल रही थी। बाहर से ये रॉक्स रैंडम लग रहे थे, लेकिन शाओयान को महसूस हो रहा था कि ये एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज्ड है। पूरा स्पेस हज़ारों मील तक फैला हुआ था और हर तरफ सिर्फ खाकी कलर के रॉक्स ही रॉक्स थे, जैसे कोई इनविजिबल प्रेशर सबके दिल पर भारी हो रहा हो। ये क्या है? 9th फ्लोर के स्पेस में एंटर करते ही युवा शाया को लगा कि उसकी स्ट्रेंथ सप्रेस हो रही है और उसके दिल पर एक हैवी प्रेशर पड़ गया है। सब ध्यान से रहो, अगर मेरा गैस सही है तो ये फॉर्मेशन है। शाओयान की आंखें गहरी हो गईं और वो स्पेस की एक स्पेसिफिक जगह को घूरने लगा जहां से हल्की एनर्जी फ्लक्चुएशंस आ रही थी। बूम! शाओयान की बात खत्म होते ही जो बोल्डर्स अब तक शांत खड़े थे वो धीरे धीरे हिलने लगे। गलत है, जल्दी करो। शाओयान ने बोल्डर्स को मूव होते देखकर जोर से चिल्लाया। अपनी पावरफुल सोल परसेप्शन से शाओयान ने महसूस किया कि इन रॉक्स के अरेंजमेंट के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर है। शाओयान को जरा भी डाउट नहीं था कि अगर वो लोग इस फॉर्मेशन में फंस गए तो सबके लिए सिचुएशन बहुत ही डेंजरस हो जाएगी। Battle through the Heavens God, the Flame Emperor, Episode 1215, Copstone Brahma Scorpion। बूम बूम बूम! 9th फ्लोर के रॉक्स, जो सब एक ही साइज के थे, तुरंत तेज स्पीड से मूव करने लगे। फिर शाओयान और सब लोगों के आसपास कुछ धीरे धीरे फॉर्म होने लगा। जल्दी, सब एक ग्रुप में रहो। ये सीन देखकर लुइन का छोटा सा चेहरा भी सीरियस हो गया और उसने तुरंत चिल्लाया,
वैसे तो लुइन को दूसरों की लाइफ और डेथ से कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये लोग काफ़ी स्ट्रांग थे। अगर ये उसकी मदद करके ऊपर के फ्लोर्स के गार्डियंस को डिफीट कर दें तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, इसीलिए उसने वार्निंग दी। शबू शबू। लुइन की बात सुनते ही 8 लोग तुरंत बैक टू बैक खड़े हो गए, लेकिन रॉक्स का मूवमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये फ्लक्चुएशन बहुत टेरिफाइंग है, और इस वक्त शायद हम 9th फ्लोर के गार्डियन के फॉर्मेशन में फंस चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत अनफेवरेबल है। शाओयान की आंखें तेजी से घूमने लगी। वो 9th फ्लोर के गार्डियन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि इन रॉक्स पर एक स्पेशल पावर थी और उनकी स्पीड भी इतनी तेज थी कि वो शाओयान की सोल परसेप्शन को डिस्टर्ब कर रही थी। मुझे लगता है मुझे पता है 9th फ्लोर का गार्डियन कौन है। जब सब कंफ्यूज थे, तब लुइन ने घूमते हुए रॉक्स को घूरते हुए धीरे से कहा, क्या है वो? सब ने तुरंत पूछा, ब्रोकन कॉपस्टोन ब्राह्मा स्कॉर्पियन। लुइन ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सा प्रेशर था। ब्रोकन कॉपस्टोन ब्राह्मा स्कॉर्पियन? कुछ लोगों ने शायद कभी इस क्रीचर का नाम नहीं सुना था, इसलिए उनके चेहरे पर कंफ्यूजन था। कॉपस्टोन ब्राह्मा स्कॉर्पियन एक पावरफुल सोल बीस्ट है। ये ज्यादातर डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है और ह्यूमिडिटी पसंद करता है। ये तेज धूप में बहुत कम दिखता है, लेकिन ये सोल बीस्ट बहुत ही डेडली होता है। इसके पूरे बॉडी में वायलेंट टॉक्सिन्स होते हैं। इसके टेल पर जो पॉइजनस स्कॉर्पियन हुक होता है, वो तो बिल्कुल ही डेडली है। इसका पॉइजनस स्कॉर्पियन हुक क्रशिंग टाइप का होता है। एक बार किसी को हिट कर दे तो डेडली टॉक्सिन तुरंत स्प्रेड हो जाता है और कोई क्योर नहीं होता। इसी वजह से इसका नाम पड़ा। मैंने एक एंशिएंट बुक में पढ़ा था कि एक ब्राह्मा स्कॉर्पियन जिसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 1 स्टार फाइटिंग एमिरल के लेट स्टेज में हो, वो भी अपने पॉइजनस हुक से एक 2 स्टार फाइटिंग एमिरल पावर हाउस को फोर्सफुली मार सकता है। शाओयान ने एक एक शब्द बोलते हुए कहा। शाओयान को इस क्रीचर के बारे में पता होने का रीजन काइलिन थी। डाओ कॉन्टिनेंट हो या शुवांटियन डेजर्ट, इस टाइप के क्रीचर्स मेड्यूसा क्लैन के वैसल होते थे, इसीलिए शाओयान को इसके बारे में थोड़ा नॉलेज था। पिंपल्स। जब सब बात कर रहे थे, तब घूमते रॉक्स के बीच में एक छोटा सा गैप खुल गया। उस गैप के अंदर से एक डार्क ब्राउन क्रीचर उन्हें फूड की तरह घूर रहा था। कॉपस्टोन ब्राह्मा स्कॉर्पियन। उसका बॉडी डार्क ब्राउन था। उसके स्लिम बॉडी पर एक स्ट्रॉन्ग शेल था। उसके बॉडी के बेंड पर वायलेंट टॉक्सिन्स भरे हुए थे और उसके टेल पर 10s ऑफ मीटर्स लंबा पॉइजनस स्कॉर्पियन हुक धीरे धीरे हिल रहा था। इसकी स्ट्रेंथ शायद ह्यूमन के 2 स्टार डाउसियन परफेक्शन लेवल के बराबर है। रेजर ने सिर्फ एक नज़र में जजमेंट दे दिया। इस बीस्ट को नॉर्मल लॉजिक से डील नहीं किया जा सकता। मैं फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश करता हूं, बाकी तुम लोग संभालो। लैंड मंकी और शुयुए डिफेंस पर रहो। इसके पॉइजन को टच मत होने देना। रेजर, मेरे साथ अटैक करो। बाकी लोग मूव मत करना। अगले ही पल युई फैंग ने कमांड दी। हु। कॉपस्टोन ब्राह्मा स्कॉर्पियन एक रॉक पर खड़ा था और नीचे खड़े 8 लोगों को ऐसे देख रहा था जैसे वो सब उसका डिलिशियस फूड हो। हु यान। थोड़ी देर बाद शाओयान की आंखें खुली और उसने सीधा एक पंच कॉपस्टोन ब्राह्मा स्कॉर्पियन की तरफ मारा। उस पंच के ऊपर एक्सट्रीमली हॉट फ्लेम एनर्जी थी, जिसकी वजह से रॉक फॉर्मेशन से घिरे हुए स्पेस का टेम्परेचर तुरंत बढ़ गया। कुकू। कॉपस्टोन ब्राह्मा स्कॉर्पियन ने अजीब सी आवाज निकाली और अपने दोनों स्कॉर्पियन क्लॉज हिलाए। तुरंत उसने एक डार्क ब्राउन एनर्जी बीम शाओयान की फ्लेम्स की तरफ शूट की। शबू शबू। दोनों अटैक्स टकराते ही पूरा स्पेस हिल गया। फ्लेम्स का हाई टेम्परेचर स्कॉर्पियन कॉप्स का नेचुरल नेमेसिस था, इसलिए इस बार अटैक बराबर का टक्कर दे रहा था। थोड़ी देर के क्लैश के बाद कॉपस्टोन ब्राह्मा स्कॉर्पियन को समझ आ गया कि ये लोग सिंपल नहीं हैं। तुरंत उसने अपना बॉडी रॉक्स के अंदर छुपा गया और रॉक फॉर्मेशन की कवर का यूज करके एक डेडली सरप्राइज अटैक करने का प्लान बनाया। ये बीस्ट कितना कनिंग है, शुयुए ने गुस्से में कहा जब स्कॉर्पियन तुरंत रॉक्स के अंदर चला गया। फिक्र मत करो, ये फॉर्मेशन सिंपल है। उसके बॉडी की डैजलिंग एनर्जी धीरे धीरे उसके नीगुन वान में फ्लो होने लगी। फिर एक एक्सट्रीमली पावरफुल कोर इंस्क्रिप्शन बाहर निकलने लगा। ये लड़का युई फैंग और रेजर अटैक करने वाले थे, लेकिन स्कॉर्पियन की रॉक में छुप जाने से उनका टारगेट ही गायब हो गया, इसीलिए वो बस देखते रह गए। भूम भूम भूम। जब युई फैंग और बाकी लोग शाओयान को प्रोटेक्ट करते हुए उसके फॉर्मेशन ब्रेक करने का वेट कर रहे थे, तब अचानक रॉक्स के अंदर से हंड्रेड्स ऑफ फीट बड़ा डार्क ब्राउन स्कॉर्पियन हुक बाहर निकला। बहुत तेज, किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। पॉइजनस स्कॉर्पियन हुक अचानक रॉक के अंदर से शूट हुआ और सीधा युई शुआई की तरफ चला गया। ये पॉइजनस स्कॉर्पियन हुक कॉपस्टोन ब्राह्मा स्कॉर्पियन की सबसे पावरफुल चीज थी। इसमें उसकी सारी लाइफ टॉक्सिन्स और पावर कंडेंस्ड होती थी। अगर 2 स्टार परफेक्शन लेवल ब्राह्मा स्कॉर्पियन का ये हुक किसी को हिट कर दे तो अर्ली स्टेज 3 स्टार फाइटिंग एमिरल भी बच नहीं सकता। लिटिल लीव। अटैक इतना सडन था कि किसी ने नोटिस नहीं किया। जब तक सबको पता चला कब तक बहुत लेट हो चुका था।
डैम इट, मिसकैलकुलेशन। ये बीस्ट शाओयान कोर इंस्क्रिप्शन बना रहा था ताकि एक ही अटैक में रॉक फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन उसने स्कॉर्पियन की इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया। लाइट कर्टन, क्रैश। इस क्रिटिकल मोमेंट पर ल्यू क्विंग, जो यूई शुआई के सबसे पास थी, मूव कर गई। उसने अपना स्लेंडर आर्म उठाया और एक स्क्रोल को तुरंत क्रश कर दिया। तुरंत एक मिल्की व्हाइट लाइट बीम नीचे उतर आई। इस मिल्की व्हाइट लाइट बीम में नहाने से चाहे फाइटिंग एनर्जी हो या सोल, दोनों इंस्टेंटली नरिश होने लगे। ये तो होली रैंक पीक का लाइट एट्रीब्यूट डिफेंसिव फाइटिंग स्किल स्क्रोल है। ये लड़की सच में जेनरस है। शाओयान, अभी मौका है। ल्यू क्विंग ने स्क्रोल यूज करके स्कॉर्पियन के अटैक को टेम्परेरली रोक दिया और तुरंत शाओयान को चिल्लाई, फिक्र मत करो, मुझ पर छोड़ दो। बीस्ट, अब सरेंडर कर दो। अगले ही पल शाओयान धीरे से मुस्कुराया। उसके 27,000 कोर इंस्क्रिप्शंस उस पर नहीं लगे, बल्कि सीधा उस रॉक फॉर्मेशन की तरफ गए जहां कॉपस्टोन ब्राह्मा स्कॉर्पियन छिपा हुआ था। साथ ही शाओयान की अपनी फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग इमरल पावर भी अटैक में शामिल हो गई। डबल अटैक। चाहे ब्राह्मा स्कॉर्पियन कितना भी कनिंग और पावरफुल हो, अब उसके लिए सिर्फ एक ही रिजल्ट था, डेथ। इस वक्त जो कॉपस्टोन ब्राह्मा स्कॉर्पियन अभी तक प्राउड था, वो ल्यू क्विन के लाइट डिफेंस स्क्रोल की वजह से टेम्परेरली रिस्ट्रिक्ट हो चुका था और उसके दिल में पहली बार शॉक पैदा हुआ था। उसने अभी रियलाइज किया था कि इस बार 9th फ्लोर पर आए ये लोग बिल्कुल भी आसान ओपोनेंट्स नहीं हैं। मर जाओ। शाओयान की आंखें अचानक खुल गईं और उसकी नज़र सीधा उस ब्रोकन कॉफस्टोन ब्रह्मा स्कॉर्पियन पर टिक गई जो रॉक फॉर्मेशन के अंदर छुपा हुआ था। साथ ही शाओयान की बहुत ही ह्यूज सोल फोर्स ने उस स्कॉर्पियन को लॉक कर लिया। उस वक्त 27,000 कोर इंस्क्रिप्शंस बिल्कुल एनहिलेशन की रेस की तरह सीधा रॉक फॉर्मेशन के अंदर शूट हो गए। भूम भूम भूम। रॉक फॉर्मेशन के अंदर रॉक्स बहुत तेज स्पीड से रोटेट कर रहे थे, जिसकी वजह से एक अजीब सी पावर पैदा हो रही थी जो सबको सप्रेस कर रही थी। और ब्रोकन कॉपस्टोन ब्रह्मा स्कॉर्पियन का बॉडी इस फॉर्मेशन के अंदर परफेक्टली हाइड हो गया था। लेकिन शाओयान की सोल पावर से लॉक होने के बाद चाहे रॉक फॉर्मेशन कितना भी पावरफुल हो, वो शाओयान की 27,000 कोर इंस्क्रिप्शंस का मैच नहीं था। क्रैश। जैसे ही इनविजिबल कोर इंस्क्रिप्शंस रॉक फॉर्मेशन को टच किए, हाई स्पीड रोटेटिंग फॉर्मेशन तुरंत अनस्टेबल हो गया। अगले ही मोमेंट सबके सामने उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। ये आदमी कितनी टायरैनिकल स्पिरिचुअल फोर्स रखता है। इस वक्त ल्यू किंग, जिसने अभी डिफेंसिव स्क्रॉल यूज किया था, शाओयान को एडमिरेशन से देखने लगी। ये बात क्लियर थी कि स्पिरिचुअल पावर का कल्टिवेशन सोल पावर से भी ज़्यादा रेयर होता है। और शाओयान ने जो अटैक अभी यूज़ किया था वो स्पिरिचुअल पावर से लॉन्च हुआ था, जिसकी वजह से ल्यू किंग को शाओयान की आइडेंटिटी और भी मिस्टीरियस लगने लगी। कुक्कू। स्कॉर्पियन को भी समझ आ गया कि शाओयान का अटैक बहुत पावरफुल है। चाहे वो डायरेक्टली उस पर टारगेट ना हो, लेकिन अगर रॉक फॉर्मेशन टूट गया तो उसकी बेस्ट प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी और फिर इन सब को किल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चोक। अजीब सी आवाज़ के बाद ब्रह्मा स्कॉर्पियन ने बिल्कुल डिले नहीं किया। उसके टेल का पॉइजनस स्कॉर्पियन हुक तुरंत बाहर निकला और सीधा हवा में रॉक फॉर्मेशन तोड़ने में बिजी शाओयान की तरफ शूट कर दिया। इस बार अटैक पहले से अलग था। इस पॉइजनस हुक में एक्सट्रीमली वायलेंट पावर थी। अगर शाओयान इससे हिट हो जाता तो वो भी बच नहीं पाता। थंडर स्नेक, एक्शन लो। यूई फेंग और ले स्नेक पूरे टाइम बैटल को ऑब्जर्व कर रहे थे। उनका काम कॉपस्टोन ब्रह्मा स्कॉर्पियन से डील करना था, जबकि शाओयान का काम रॉक फॉर्मेशन तोड़ना था। इसलिए जब स्कॉर्पियन ने अटैक किया, वो चुप नहीं बैठ सकते थे। सुसु, ह्यूमन, तुम लोगों ने मेरा फॉर्मेशन तोड़ दिया, लेकिन इस स्कॉर्पियन को गिरने नहीं दूंगा। कॉपस्टोन ब्रह्मा स्कॉर्पियन गुस्से से गरज उठा। अगर रॉक फॉर्मेशन टूट गया तो शायद वो इन लोगों का अपोनेंट नहीं रह पाएगा। 3 स्टार फाइटिंग इंटरनल से डील करना ही मुश्किल है और यहाँ तो कई 2 स्टार फाइटिंग इंटरनल्स भी हैं। मुझे मारना चाहते हो तो देखते हैं तुम में कितनी एबिलिटी है। शाओयान हंस पड़ा। कॉपस्टोन ब्रह्मा स्कॉर्पियन के बोलते ही पॉइजनस स्कॉर्पियन हुक पर एक अजीब लाइट बीम चमकी। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। एक इंस्टेंट में वो रॉक फॉर्मेशन के बाहर निकला और सीधा शाओयान की तरफ ब्लास्ट हो गया। ब्रदर शाओयान, तुम आराम से फॉर्मेशन तोड़ो, इसको हम संभालते हैं। शाओयान अटैक करने ही वाला था कि यूई फेंग की आवाज़ आई। तुरंत 2 फिगर्स शाओयान के सामने आ गए। उनके बॉडीज पर सायोन विंड एट्रीब्यूट और सिल्वर थंडर एट्रीब्यूट चमक रहे थे। बस हो गया, टूट जा, शाओयान ने बिना पैनिक के कहा। क्योंकि यूई फेंग और ले स्नेक ऑलरेडी अटैक कर चुके थे, इसलिए वो आराम से रॉक फॉर्मेशन ब्रेक कर सकता था। क्रैश। पॉइजनस स्कॉर्पियन हुक बिना रुकावट के यूई फेंग से टकरा गया।
लेकिन जेड लेगेसी और थंडर स्नेक ने कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ किए कि उस अटैक को टेम्परेरीली रोक दिया गया। बैंग बैंग बैंग। थोड़ी देर बाद शाओयान की आंखें गहरी हो गईं। फिर डैज़लिंग कोर इंस्क्रिप्शंस ने फोर्सफुली रॉक फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। फॉर्मेशन टूटने के बाद काउंटलेस रॉक्स घूमना बंद कर गए और ज़मीन पर शांत खड़े हो गए। अब सबके सामने एक सबसे बड़ा खाकी रॉक था जिसके ऊपर कॉपस्टोन ब्रह्मा स्कॉर्पियन खड़ा था और अपनी बीस्ट आइज से शाओयान को घूर रहा था, जैसे उसे तुरंत निगल जाना चाहता हो। अब देखते हैं तुम कहाँ भागते हो। ये देखकर यूई फेंग के बॉडी में अज्योर बैटल इंटरनल पावर फिर से फूट पड़ी। उसने पॉइजनस हुक को टेम्परेरीली पुल बैक किया, फिर उसका बॉडी घूस्ट की तरह एक इंस्टेंट में गायब हो गया। अगला मोमेंट वो सबसे ऊपर खड़े कॉपस्टोन ब्रह्मा स्कॉर्पियन के सामने पहुंच गया। विंड एट्रीब्यूट नेचुरली स्पीड में बहुत टेरिफाइंग होता है। घुघुघु। डेंजर फील करके स्कॉर्पियन ने अजीब सी आवाज़ निकाली, फिर उसके बॉडी के आसपास कलरफुल पॉइजनस मिस्ट फैल गया। उस मिस्ट के अंदर ऐसे टॉक्सिन्स थे जो सबको आसानी से वाइप आउट कर सकते थे। विंड सोरिंग टेक्निक। यूई फेंग की ठंडी आवाज़ स्कॉर्पियन के पास ही सुनाई दी। तुरंत डजन्स ऑफ मीटर्स बड़े 5 हरिकेन्स उसके आसपास बन गए। फिर यूई फेंग ने अपना हाथ हिलाया और हरिकेन सीधा स्कॉर्पियन पर शूट कर दिए। गुलू। विंड एट्रीब्यूट इंटरनल बैटल पावर ने स्कॉर्पियन के कलरफुल मिस्ट को आसानी से उड़ा दिया। अटैक की मोमेंटम बिल्कुल कम नहीं हुई और वो सीधा स्कॉर्पियन की तरफ ब्लास्ट हो गया। इतना पावरफुल हरिकेन अटैक इजीली स्कॉर्पियन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। नहीं, इस मोमेंट पर स्कॉर्पियन ने एक्सट्रीमली अनविलिंग रोर निकाला। हरिकेन उसके बीस्ट आइज में बड़ा होता गया और अगले ही मोमेंट उसके बॉडी को पियर्स कर गया। बूम। यूई फेंग का टायरानिकल अटैक सीधा स्कॉर्पियन के बॉडी को पियर्स कर गया। उसका बॉडी डीप वूंड से भर गया और अगले ही मोमेंट उसका बॉडी फूलने लगा। नहीं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है, पीछे हटो। राजर अब तक अटैक नहीं कर रहा था, वो बस प्रोटेक्शन दे रहा था। अब यूई फेंग को स्कॉर्पियन को डिस्ट्रॉय करते देखकर उसको अनईजीनेस फील हुई। कॉपस्टोन ब्रह्मा स्कॉर्पियन के बॉडी में सालों से टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट थे। अगर वो एक्सप्लोड हो गया तो सबके लिए डेंजरस हो सकता था। पॉइजनस स्कॉर्पियन को जला दो। जब सब पैनिक में थे तब शाओयान की काम आवाज़ सुनाई दी। अगले ही मोमेंट एक फायरी रेड फ्लेम सीधा कॉपस्टोन ब्रह्मा स्कॉर्पियन की तरफ शूट हो गया। जैसे ही फ्लेम अपीयर हुआ, स्कॉर्पियन का बॉडी तुरंत जलने लगा। उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन के साइंस भी फ्लेम्स ने कंप्लीटली सप्रेस कर दिए। इतनी हॉट फ्लेम में उसकी लाइफ फोर्स भी रैपिडली खत्म होने लगी। इस फायरी रेड फ्लेम के अंदर सीक्रेटली 2 होली फ्लेम्स की पावर भी मिक्स थी, लेकिन शाओयान ने एक लेयर क्रिएट कर दी थी ताकि कोई उसे नोटिस ना कर सके। खत्म हो गया 9th फ्लोर। थोड़ी देर बाद शाओयान ने धीरे से कहा, जब उसने स्कॉर्पियन को कंप्लीटली वैनिश होते देखा। बाकी सब लोग शॉक में थे। उन्हें पता था कि कॉपस्टोन ब्रह्मा स्कॉर्पियन का बॉडी कितना टफ होता है। चाहे वो यूई फेंग के अटैक से सीरियसली इंजर्ड हो गया था, लेकिन शाओयान की फ्लेम ने उसे इतनी आसानी से जलाकर नथिंग बना दिया। इससे क्लियर था कि शाओयान के बॉडी की फ्लेम बिल्कुल सिंपल नहीं है। और जैसे ही कॉपस्टोन ब्रह्मा स्कॉर्पियन कंप्लीटली डिसअपियर हुआ, ह्यूज रॉक पर एक पैसेजवे धीरे धीरे अपीयर होने लगा। यही वो रास्ता था जो 9th फ्लोर गार्डियन को डिफीट करने के बाद इस स्पेस से बाहर निकलने के लिए था। 10th फ्लोर का गार्डियन एक लेट 2 स्टार डोशियन लेवल का सोल बीस्ट था और 9th फ्लोर पर 2 स्टार डोशियन परफेक्शन लेवल का सोल बीस्ट था। मुझे डर है कि 8th फ्लोर पर हमें ऐसे सोल बीस्ट मिलेंगे जो ह्यूमन 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के बराबर होंगे। कॉपस्टोन ब्रह्मा स्कॉर्पियन को डिफीट करने के बाद सब लोग तुरंत नहीं निकले, क्योंकि 8th फ्लोर पर जो उनका वेट कर रहा था वो और भी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस था। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपनी कंज्यूम्ड फाइटिंग की को रिस्टोर करना जरूरी समझा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सबकी कल्टीवेशन हाई लेवल की थी। थोड़ी देर में ही उनकी फाइटिंग की वापस पहले जैसी हो गई। और जब यूई फेंग ने 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल लेवल सोल बीस्ट का जिक्र किया तो वहां मौजूद सब लोगों के चेहरे सीरियस हो गए। उन्हें पता था कि 2 स्टार डोशियन और 3 स्टार डोशियन के बीच एक ह्यूज गैप होता है। चाहे 2 स्टार डोशियन कितना भी पावरफुल हो और कितनी भी टेरिफाइंग टेक्निक्स रखता हो, लेकिन 3 स्टार डोशियन के सामने उसकी पावर काफ़ी कम हो जाती है। मुझे एक बात पहले ही तुम सबको बता देनी चाहिए। सबकी फाइटिंग की रिकवर होने के बाद छोटी लड़की लू यिन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ यूई फेंग से कहा, क्या बात है? यूई फेंग भी थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। इस 8th फ्लोर से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अनईजीनेस फील हो रही है। मैं सजेस्ट करती हूँ कि तुम सब प्रिपेयर्ड रहो, अगर सिचुएशन खराब हो जाए तो सीधा रिट्रीट कर लेना। लू यिन ने सीरियस टोन में कहा। लू यिन आइस एंड फायर आइलैंड पर एक सर्टेन क्रीचर को डिवॉर करके अपनी स्ट्रेंथ रिस्टोर करना चाहती थी, लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो नेचुरली रिट्रीट करना ही बेस्ट ऑप्शन होता।
स्ट्रॉन्ग अनईजीनेस, शाओयन ने धीरे से कहा। उसने पहले लू यिन की बात पर ध्यान नहीं दिया था। जिस पर्सन को तुम लोग रेस्क्यू करने आए हो वो शायद 8th फ्लोर पर ही है, लेकिन 8th फ्लोर का गार्डियन मुझे डेथ जैसी ऑरा दे रहा है। सीधी बात कहूं तो सिर्फ तुम लोगों की स्ट्रेंथ पर मुझे नहीं लगता कि तुम लोग जीत सकते हो। अगर उसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल तक पहुंच जाए तो जीतने का 50% चांस हो सकता है। लू यिन ने सीधा शाओयन को देखते हुए कहा। तुम्हें पता है 8th फ्लोर का गार्डियन कौन सा सोल पीस्ट है? साइड में खड़े रेजर ने पूछा। नहीं, क्योंकि आइस फायर आइलैंड के हर फ्लोर के गार्डियंस रैंडमली अपीयर होते हैं। जैसे तुम लोग जब लास्ट टाइम आए थे, 10th फ्लोर पर जो सोल बीस्ट था और अब जो है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम हो सकती है, लेकिन वो सेम स्पीशीज का सोल बीस्ट नहीं होता। लू यिन ने कामली समझाया। जो होगा देखा जाएगा। यूई फेंग ने भी धीरे से सिरेला दिया। वो लोग किसी को रेस्क्यू करने आए थे क्योंकि उन्हें एक कमीशन मिला था। ये कमीशन गोस्ट वर्ल्ड के एक पावरफुल एग्जिस्टेंस से आया था। उनकी यू फैमिली को इस कमीशन पर काफ़ी डाउट्स थे और इसमें बहुत लूप होल्स भी थे, लेकिन गोस्ट वर्ल्ड की पावर इतनी ज़्यादा थी कि यू फैमिली उसके सामने कुछ नहीं कर सकती थी। अगर उस गोस्ट पावर हाउस को गुस्सा आ गया तो उनकी यू फैमिली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकती थी। चलो पहले बाहर चलते हैं। थोड़ी देर बाद ल्यू किंग ने कहा, चलो देखते हैं इस फ्लोर पर कौन सा ट्रेजर है। उसके बाद 8th फ्लोर के लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। शुई यूए ने मुस्कुराकर कहा। सबने थोड़ा सा सिर हिलाया और एग्जिट की तरफ चल दिए। अब वो 8th फ्लोर तक पहुंच चुके थे। विक्ट्री उनके बिल्कुल सामने थी। अगर अब वापस चले गए तो शायद उन्हें कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। उनकी टीम में स्ट्रेंथ के मामले में यूई फेंग, जो मिड 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल था, मौजूद था, और सोल पावर के मामले में शाओयन, जो ऑलमोस्ट फेरीलैंड सोल तक पहुंच चुका एल्केमिस्ट था। इसीलिए थियोरेटिकली 8th फ्लोर क्रॉस करना इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। पफ्ट, सब लोग 9th फ्लोर के गार्डियन स्पेस से निकलकर एक डार्क पैसेज में आ गए। डाडा डाडा। जैसे ही सब लोग पैसेज में आए, वॉल्स पर लगी लाइट्स एक एक करके जलने लगी और उनके रास्ते को इल्यूमिनेट कर दिया। 9th फ्लोर का टेम्परेचर काफी कोल्ड है। यू शाओये अब पहले से काफी काम लग रही थी। डेंजर फेस करने के बाद अब वो पैनिक नहीं करती थी, लेकिन वो इंटरनली काफी कंफ्यूज्ड भी थी। घर पर वो यू फैमिली की एल्डेस्ट यंग लेडी थी। कई स्ट्रॉन्ग पावर हाउसेज उससे फाइट करते थे, लेकिन वो सब उससे हार जाते थे। लेकिन जब वो अपने सेकंड अंकल यूई फेंग के साथ बाहर आई, तब उसे समझ आया कि फैमिली के लोग उससे जानबूझकर हारते थे ताकि वो खुश रहे। अगर रियल लाइफ एंड डेथ बैटल होता तो यू शाओये तुरंत डिफीट हो जाती, लेकिन ये एक्सपीरियंस उसके लिए काफी वैल्यूएबल था। स्ट्रेंज, मेरे सोल रेल्म में एक हल्का सा अनईजी फीलिंग क्यों आ रहा है? पैसेज में चलते हुए शाओयन ने सरप्राइज से कहा। पहले लू यिन की बात पर शाओयन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वो अनईजी फीलिंग और स्ट्रांग होती जा रही थी। शाओयन की करंट सोल पावर ऑलरेडी फेरीलैंड सोल से सिर्फ थोड़ा सा ही कम थी, और सिर्फ रियल फेरीलैंड सोल ही शाओयन की सोल पावर को फियर फील करा सकता था। फेरीलैंड सोल कल्टिवेट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। इसके लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल पैलेस को कंडेंस करना पड़ता है। फेरीलैंड सोल ब्रेक थ्रू के बाद सोल पावर में क्वालिटेटिव लीप आ जाता है, क्योंकि उस वक्त सोल पावर सिर्फ स्कैटर्ड एनर्जी नहीं रहती, वो कंडेंस होकर एक पावरफुल स्पिरिचुअल पैलेस बन जाता है। और जब स्पिरिट पैलेस अपीयर हो जाता है तो फिर उसका ओपोनेंट बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहां है। इसी वक्त यूई फेंग की आवाज आई। सबके सामने एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट था जो बिल्कुल 10th फ्लोर वाले ट्रेजर चेस्ट जैसा ही लग रहा था। लिटिल ये, आगे बढ़ो। यूई फेंग ने सीधा यू शाओये से कहा। मैं? यू शाओये सिस्टर, टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है। ल्यू किंग ने उसे एनकरेज किया। यू शाओये ने हल्का सा सिर हिलाया और करेज गादर करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मुझे होप है कुछ अच्छा मिले, हॉकाई टीम के बाकी मेंबर्स ने कहा। सब लोग फैमिली के लिए काम करते थे, लेकिन हर इंसान थोड़ा सेल्फिश भी होता है। वो लोग हर दिन लाइफ एंड डेथ बैटल्स फेस करते थे। अगर कभी कोई ट्रेजर मिल जाए तो उनकी लाइफ सिक्योर हो सकती थी, फिर वो अपनी डेंजरस आइडेंटिटी छोड़कर कहीं पीसफुली सेटल हो सकते थे। स्क्वीक। यू शाओये ने अपने स्लेंडर हैंड से ट्रेजर चेस्ट को पुश किया। गोल्डन ट्रेजर चेस्ट धीरे धीरे सबके सामने ओपन होने लगा। वैंग बजिंग। जैसे ही ट्रेजर चेस्ट ओपन हुआ, पूरा पैसेज डैजलिंग गोल्डन लाइट से भर गया। ये क्या है? शाओयन ने सरप्राइज से कहा। उसने ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा था। उसकी बैक पर रखा एंशिएंट रूलर ऑफ इटर्नल फायर भी हल्का सा फायरी हीट रिलीज करने लगा। ये ज़्वेंजिंग है। यूई फेंग ने गोल्डन लाइट देखी और तुरंत आगे बढ़ गया। ट्रेजर चेस्ट के अंदर की चीज देखते ही वो शॉक में बोल पड़ा। ज़्वेंजिंग। शाओयान ने यूई फेंग की आवाज में जो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट थी उसे सुनकर तुरंत पूछा। तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो मिड 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल जैसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट को इतना एक्साइटेड कर दे, वो ऑब्वियसली कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं हो सकती। जिसे ज़्वेंजिंग कहा जाता है वो वेपन्स कास्ट करने का मटेरियल होता है। दुनिया में जो लोग वेपन्स बनाते हैं उन्हें स्मिथ्स कहा जाता है। उनका पूरा लाइफ प्रोफेशन और जो भी उन्होंने सीखा होता है, सबका पर्पस वेपन्स फॉर्ज करना होता है।
उनका लाइफ टाइम ड्रीम होता है एक पियरलेस वेपन बनाना, लेकिन बिना मटेरियल के काम नहीं होता, और ये जुएनजिंग मैजिक वेपन्स बनाने के बेस्ट मटेरियल्स में से एक है। अगर जुएनजिंग हो और उसके साथ कुछ और रेयर मटेरियल्स हों तो एक बहुत पावरफुल वेपन फॉर्ज किया जा सकता है, जो कम से कम इमॉर्टल वेपन कैटेगरी में आता है। लियू किंग ने हल्का सा एक्सप्लेन किया। तो ऐसा है, शाओयान ने ये सुनकर समझ लिया। अब उसे समझ आया कि क्यों एंशिएंट रूलर ऑफ इटर्नल फायर से हल्का सा फायरी हीट निकल रहा था। इमॉर्टल वेपन्स भी ग्रेड्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर इमॉर्टल वेपन एक 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल की स्ट्रेंथ को काफ़ी इंक्रीज कर सकता है। सेम लेवल के 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स के लिए सबसे सूटेबल होता है, लेकिन 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है यूज़ करना। और सबसे हाई ग्रेड तक पहुंचते पहुंचते वेपन्स 9 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स के लेवल तक यूज़ होने लगते हैं। 9 स्टार लेवल से ऊपर जो वेपन्स होते हैं उन्हें लोग डिवाइन वेपन्स कहते हैं। डिवाइन वेपन्स के अंदर अनइमेजिनेबल मैजिकल पावर्स होती हैं। उनकी स्ट्रेंथ को कोई इंसान एक्यूरेटली गेस नहीं कर सकता। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग अगर किसी पावर हाउस के पास डिवाइन वेपन हो तो वो ऑलमोस्ट इनविंसिबल होता है, लेकिन ग्रेट वर्ल्ड में आर्टिफैक्ट या डिवाइन वेपन सिर्फ लेजेंड्स में ही एग्जिस्ट करता है। ऑलमोस्ट किसी क्रीचर ने उसे रियल में नहीं देखा। शाओयान के नॉलेज के अकॉर्डिंग वेपन्स बनाने के लिए कई मटेरियल्स होते हैं, लेकिन जो बेस्ट मटेरियल उसने सुना था वो मिलेनियम कोल्ड आयरन था, और जुएनजिंग की वैल्यू उससे भी ज़्यादा प्रेशियस थी। शाओयान ये देखा कि गोल्डन ट्रेजर चेस्ट के अंदर पाम साइज का गोल्डन मेटल क्वाइटली पड़ा हुआ था। अपनी पावरफुल सोल पावर से शाओयान को महसूस हुआ कि उस गोल्डन मेटल के अंदर गोल्डन लाइट के बीच लाइफ की हल्की सी ट्रेस भी एग्जिस्ट कर रही थी। ये चीज़ हमारी यूई फैमिली के लिए काफ़ी यूज़फुल है, इसलिए मैं इसे मना नहीं करूँगा। यूई फंग ने शाओयान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा और केयरफुली उसे अपनी रिंग में रख लिया। ठीक है, शाओयान ने हल्का सा सर हिला दिया। वैसे भी उसने 10th फ्लोर का वुड एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल स्क्रोल ऑलरेडी ले लिया था। ये तो सच में गुड लक है। इस जुएनजिंग के साथ शायद एक इमॉर्टल वेपन फॉर्ज किया जा सकता है। उस वक्त अगर किसी स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल वॉरियर के पास सेम लेवल का इमॉर्टल वेपन हो तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। सेम लेवल के ओपोनेंट्स के अगेंस्ट भी वो अपर हैंड ले सकता है। श्रीमती और बाकी लोग खुश होकर बोले, ठीक है, अब चलो इस फ्लोर पर इम्प्रिजन्ड विलेन को देखते हैं। 9th फ्लोर पर जो विलेन इम्प्रिजन्ड है, मुझे होप है कि उसे 8th फ्लोर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो, क्योंकि 8th फ्लोर मुझे काफ़ी अनईजी फील करा रहा है। यूई फंग ने जुएनजिंग कलेक्ट करने के बाद कहा। ठीक है, सबने सर हिला दिया। फिर सब लोग ट्रेजर चेस्ट को बाईपास करके पैसेज के डीपर पार्ट की तरफ बढ़ने लगे। सुस्सु, क्या यहाँ कोई क्रीचर है? काफ़ी टाइम हो गया किसी लिविंग क्रीचर को यहाँ आते हुए देखे। जैसे ही शाओयान और उसकी टीम आगे बढ़ी, 9th फ्लोर के डीपेस्ट पार्ट से एक वाइल्ड बीस्ट जैसी लो रॉर सुनाई दी। ये क्या है? सब लोग कॉशियस होकर पैसेज के एंड तक पहुंचे। इस बार कोई स्टोन गेट नहीं था। उनके सामने एक बहुत ह्यूज सर्कुलर पैसेज था। सर्कुलर पैसेज के आउटर एज पर सिल्वर ग्लो वाली स्वॉर्ड जमीन में इंसर्ट की हुई थी। ये देखकर सब कंफ्यूज हो गए कि अंदर क्या हो रहा है, ये सिचुएशन क्या है। सब लोग फ्राउन करने लगे। सिर्फ स्वॉर्ड की आरा फील करके ही पता चल रहा था कि उसमें एक्सट्रीमली कोल्ड आ रहा है। ये स्वॉर्ड्स बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं थे। मुझे लगता है 9th फ्लोर पर विकेट पर्सन को इम्प्रिजन करने की जगह एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन है, इस वक्त लुएन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ा रिलीफ भी था। स्वॉर्ड फॉर्मेशन? शाओयान ने तुरंत सर हिला दिया। उसने भी नोटिस किया कि सिल्वर स्वॉर्ड्स में पावरफुल कन्फाइनमेंट पावर है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। 8th फ्लोर का पैसेज भी इसी के अंदर है, थोड़ी देर में यूई फंग ने कहा। गार्डियन को डिफीट करना एक अलग बात थी और विकेट पर्सन को इम्प्रिजन करना एक अलग बात। गार्डियन डिफीट होने का मतलब ये नहीं था कि विलन ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा। हे, ये तो ह्यूमंस हैं। काफ़ी टाइम हो गया ह्यूमंस को यहाँ आते हुए देखे। जैसे ही शाओयान और यूई फंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन के आउटर सिल्वर स्वॉर्ड को क्रॉस करके अंदर आए, एक आवाज़ सुनाई दी। ये गाय कितनी वियर्ड है, इसकी फ्लक्चुएशंस, लियू किंग ने विलन को देखते ही कहा। 9th फ्लोर का विलन एक पतला मिडिल एज्ड मैन था। उसकी एज लगभग यूई फंग के आसपास की थी। उसकी स्ट्रेंथ रफली लेट 2 स्टार डू शैन के लेवल की थी, लेकिन उस वक्त उसके बॉडी को एक स्ट्रेंज सिल्वर स्वॉर्ड ने कंप्लीटली पियर्स कर रखा था। स्ट्रेंज बात यह थी कि वो उसे किल नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक सॉफ्ट वाइट लाइट रिलीज कर रहा था जो कंटिन्यूसली उसके बॉडी को कवर कर रही थी। उस मिल्की वाइट लाइट के अंडर वो मिस्टीरियस मैन बहुत वीक हो गया था। उसके लिए प्रॉपरली बोलना भी मुश्किल था। ये आदमी डार्कनेस एट्रीब्यूट का है। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद लियू किंग ने कहा, डार्कनेस? शाओयान थोड़ा शॉक्ड हो गया। डार्कनेस और लाइट एंशिएंट टाइम्स से एनिमीज रहे हैं, इसलिए लियू किंग को उससे देखते ही डिस्गस्ट फील हुआ था। तुम्हें 8th फ्लोर के गार्डियन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है? श्रीमती ने सीधा पूछा। पता हो या ना हो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मिस्टीरियस मैन ने कामली जवाब दिया। तुम? लुएन थोड़ा इरिटेटेड हो गई, लेकिन वो सही कह रहा था। आइस फायर आइलैंड के गार्डियंस रैंडमली अपीयर होते हैं, इसलिए कोई भी उनके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो फिर तुम यहीं इस डार्क अंडरग्राउंड में हमेशा के लिए पड़े रहो। एंट्रेंस यहाँ है, चलो।
यूई फेंग ने मिस्टीरियस मैन को इग्नोर करके स्वॉर्ड फॉर्मेशन के पीछे वाले पैसेज की तरफ बढ़ गया। सब लोग उस मिस्टीरियस मैन को इग्नोर करके 8th फ्लोर के पैसेज में एंटर हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक ट्रैजिक नियर मैसेकर उनका वेट कर रहा था। ये फॉर्मेशंस विकेट पर्सन्स को इम्प्रिजन करने के लिए बनाए गए थे, इसलिए ये चैलेंजर्स को सप्रेस नहीं करते थे। है 8th फ्लोर का गार्डियन ऐसा है कि 4 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल भी उसे अवॉइड करता है। तुम्हारी टीम में एक लड़के की सोल पावर अच्छी है, लेकिन उससे डील करना चाहोगे तो सिर्फ डेथ मिलेगी। मिस्टीरियस मैन उन्हें 8th फ्लोर में जाते देखकर हंस पड़ा। वो खुद एक विलन के रूप में यहाँ इम्प्रिजन था। उसने अपनी डार्क पावर का यूज करके एक पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लगभग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग उसके हाथों मर गए थे, सिर्फ एक रीजन के लिए। वो देखना चाहता था कि उसकी डार्क एट्रीब्यूट पावर कितनी स्ट्रांग है, इसीलिए उसे विलन डिक्लेयर करके यहाँ इम्प्रिजन कर दिया गया था। उसका नाम सच में विलन के लायक ही था। अभी जो वो आदमी था उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे ही सब लोग 8th फ्लोर के गार्डियन स्पेस में घुसे, लैंड मंकी ने कहा जैसे उससे कुछ गलत महसूस हो रहा हो। चलो एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर ल्यूइन ने जो कहा वो सच है तो हमारा कमीशन सिर्फ 8th फ्लोर तक ही खत्म हो जाएगा। सब लोग हिम्मत रखो, जब तक हम इस फ्लोर के गार्डियन को हराकर यहाँ बंद विकेट को रेस्क्यू कर लेंगे, तब हम आइस फायर आइलैंड छोड़कर डोंगजो के लिए निकल जाएंगे। तब सब लोग अच्छा खाएंगे पिएंगे। यूई फेंग ने सबके दिल में हो रही बेचैनी देखकर हंसकर कहा और सबको तसल्ली दी, क्योंकि अगर सबका हौसला टूट गया तो शायद गार्डियन से मिले बिना ही वो लोग खुद ही हार जाएंगे। कैप्टन बिल्कुल सही कह रहे हैं। जेड लेगेसी की बात सुनकर कुछ लोग तुरंत खुश हो गए। आखिर जीत अब सामने ही थी। इस फ्लोर का स्पेस पहले जैसा नहीं है। जैसे ही शाओयान 8th फ्लोर के स्पेस में घुसा, वो तुरंत शांत हो गया। उसकी पावरफुल सोल फोर्स तुरंत चारों तरफ फैल गई, गार्डियन का कोई ट्रेस ढूंढने के लिए। लेकिन शाओयान को अजीब लगा कि उसकी करंट सोल पावर होने के बावजूद भी वो इस 8th फ्लोर के स्पेस में बिल्कुल यूज नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सोल पावर को ही इम्प्रिजन कर दिया गया हो, जिस वजह से शाओयान बेबस महसूस कर रहा था। इंटरेस्टिंग। मैं असल में अपने सबॉर्डिनेट को रेस्क्यू करना चाहता था, फिर उससे बोलता कि आइस फायर आइलैंड के इकलौते सोल गार्डियन को ढूंढे जो शाओयान की सोल पावर को फेरी लैंड तक ब्रेक करने में हेल्प कर सके। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो खुद ही भाग जाएगा। शाओयान के बॉडी के अंदर मौजूद सोल ईटर ने हंसकर कहा जब उसने शाओयान की उदासी महसूस की। इस 8th फ्लोर का गार्डियन शायद सिर्फ 3 स्टार डोजियान की स्ट्रेंथ रखता है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसकी सोल पावर सच में फेरी लैंड लेवल की है। सेम लेवल के 3 स्टार डोजियान में लगभग कोई इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, 8th फ्लोर का स्पेस काफ़ी अजीब है, क्योंकि ये एक अनबाउंडेड जगह है। इसे अनबाउंडेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पेस में न जंगल है, न माउंटेन्स, न रॉक्स जैसे पहले फ्लोर्स में थे। ये एक बिल्कुल खाली जगह है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। जहाँ तक नज़र जाए बस एंडलेस स्पेस है, साथ में गहरी खामोशी और एंडलेस डार्कनेस। शाओयान और बाकी लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं के वहीं खड़े हों। क्या ये डेड एंड जैसा लग रहा है? थोड़ी देर बाद यू शाओये ने खामोशी बर्दाश्त ना करते हुए सबसे पहले बोल दिया। अजीब बात यह थी कि जैसे यू शाओये ने बोला, उसकी आवाज़ स्पेस में बहुत देर तक गूंजती रही। लिटिल ब्रदर शाओयान, अपनी सोल पावर से इन्वेस्टिगेट करो। यू ई फेंग ने भी महसूस किया कि कुछ गलत है। 3 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट के मिड स्टेज स्ट्रेंथ के बावजूद भी उसे यहाँ कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने शाओयान से कहा, वरना अगर वो लोग ऐसे ही चलते रहे तो शायद यहीं फंस जाएंगे। ठीक है। शाओयान ने हल्का सा सर हिलाकर अपनी ह्यूज सोल पावर को फिर से चारों तरफ फैलाया, जैसे वो सच में प्रोब कर रहा हो। शाओयान जानता था कि ये स्पेस शायद 8th फ्लोर के गार्डियन का प्राउड क्रिएशन है, इसलिए वो जल्दी में नहीं था। और शाओयान ये भी जानता था कि वो सबको अपनी सोल पावर फेल होने के बारे में नहीं बता सकता, वरना पैनिक हो जाएगा और फिर किसी का भी अच्छा अंजाम नहीं होगा। कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये जगह शायद एक अनबाउंडेड प्लेस है। गार्डियन की एग्जैक्ट लोकेशन में लॉक नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे हल्का सा महसूस हो रहा है कि वो भी इसी अनबाउंडेड जगह में कहीं है। थोड़ी देर बाद शाओयान ने कहा। शाओयान ने जानबूझकर ये बात छुपा ली कि उसकी सोल पावर लिमिट हो गई है, लेकिन डेंजर के परसेप्शन से वो समझ गया था कि 8th फ्लोर का गार्डियन सच में इसी अनबाउंडेड जगह में कहीं है। ये आदमी क्या कर रहा है? बाकी लोगों की सोल पावर काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए वो शाओयान की एक्टिंग नहीं समझ पाए, लेकिन ल्यू क्विंग की सोल पावर भी कम नहीं थी और उसने आसानी से शाओयान की एबनॉर्मेलिटी नोटिस कर ली। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। लगता है 8th फ्लोर हमारी सोच से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। यू ई फेंग भी अब सीरियस हो गया था। आखिर उसने ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल जैसी प्रेशियस चीज़ देकर एक पावरफुल सोल फोर्स वाले इंसान को हायर किया था। वो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था। कैप्टन, मुझे उस गार्डियन की आरा महसूस नहीं हो रही, लेकिन मुझे एक इंट्यूशन हो रहा है। ये गार्डियन शायद वही आदमी है जो पिछली बार जब हम 9th फ्लोर में घुसे थे तब बिना मास्क के था और जिसने हमें आसानी से हरा दिया था। इम्पॉसिबल। मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। मेरी 3 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट के मिड स्टेज स्ट्रेंथ की वजह से मुझे विंड एट्रीब्यूट एनर्जी फ्लक्चुएशंस काफ़ी सेंसिटिव महसूस होती है। अगर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ तो तुम गलत हो, और अगर वो वही आदमी भी हुआ तो भी हमारी टीम में शाओयान की सोल पावर है जो उसका काउंटर कर सकती है। अगर सच में उससे मिले तो हम लड़ सकते हैं। लेकिन
रेजर कुछ कहना चाहता था, फिर चुप हो गया। कैप्टन, ये स्पेस बहुत अजीब है। मुझे लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर की फाइटिंग स्पिरिट मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है और धीरे धीरे खत्म हो रही है। तभी लैंड मंकी की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो रही है। ये सुनकर सब लोग तुरंत अपने बॉडी को चेक करने लगे। ये कैसे हो सकता है? ये जगह आखिर है क्या? मेरी फाइटिंग स्पिरिट भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, मेरी भी। कैप्टन, ये क्या हो रहा है? जैसे ही लैंड मंकी ने ये कहा, सबके इमोशंस एकदम हाई हो गए और सब बहुत बेचैन हो गए। शुरू हो गया। शाओयान और ल्यू क्विंग अभी भी शांत थे। उनके बॉडी के अंदर फाइटिंग स्पिरिट अभी भी स्टेबल फ्लो कर रही थी और वो बाकी लोगों की तरह पैनिक नहीं कर रहे थे। तुम्हें डर नहीं लग रहा? ल्यू क्विंग ने शाओयान के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा, जब उसने उसे इतना काम देखा। डरने की कोई बात नहीं। हर इंसान की जिंदगी उसके अपने हाथ में है। मुझे पता है 8th फ्लोर का गार्डियन बहुत टफ होगा, लेकिन अभी तक वो इतना पावरफुल नहीं कि मुझे डरा सके। शाओयान ने इस एंडलेस बाउंडलेस स्पेस को देखते हुए धीरे से कहा, तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। मुझे लगता है हम फ्यूचर में फिर मिलेंगे। ल्यू क्विंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर शाओयान को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, शुरू हो गया है, सावधान रहो। शाओयान ने कहा और फिर चुप हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन कैसे है? अगले ही पल टीम के कुछ लोगों को पैनिक में देखकर ल्यूइन के छोटे चेहरे पर भी डर दिखने लगा और वो अपने मुंह में कुछ बोलती जा रही थी। इम्पॉसिबल, वो तो हमेशा फर्स्ट 6 फ्लोर्स में ही रहता था। वो 8th फ्लोर पर कैसे आ सकता है? वो आ गया है, हम सब मरने वाले हैं। इस वक्त ल्यूइन के दिल में सिर्फ डर ही डर था और वो लगातार चीख रही थी। अब क्या करें? टीम में टोटल 8 लोग थे और उनमें से 4 लोग पहले ही केओस में गिर चुके थे। बाकी जेड लेगेसी, थंडर स्नेक, शाओयेन और ल्यू किंग एक दूसरे को धीरे से देख रहे थे और थंडर स्नेक ने सबसे पहले बात की। जो 4 लोग केओस में थे उन्हें देखकर काफ़ी तकलीफ हो रही थी और धीरे धीरे डर का एहसास सबके दिल में फैलने लगा। उन्हें बेहोश कर दो, वरना अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो मुझे डर है कि 8th फ्लोर का गार्डियन उन्हें कंप्लीटली कंफ्यूज कर देगा, शाओयेन ने सीधा और डिसाइसिवली कहा। शाओयेन की बात सुनकर रेजर थोड़ा हैरान हो गया। उनकी हॉकाई टीम की स्ट्रेंथ पहले ही कम थी। अगर वाटर एलिमेंट की शुई युए और अर्थ एलिमेंट के लैंड मंकी का प्रोटेक्शन नहीं रहा तो उनकी जीतने की चांसेस और भी कम हो जाएंगी। आखिर चाहे कुछ भी हो, शुई युए और लैंड मंकी भले ही स्ट्रांग ना हो, लेकिन उनके एट्रीब्यूट्स और फाइटिंग स्किल्स डिफेंस के लिए काफ़ी यूजफुल थे। रेजर, करो, उन्हें बेहोश कर दो। अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो जल्दी या देर वो हमारे लिए अननेसेसरी ट्रबल ही बढ़ाएंगे। यूई फिंग भी एक डिसाइसिव इंसान था। उसकी नज़र शाओयेन और केओस में पड़े 4 लोगों के बीच घूम रही थी और उसने डिसीजन ले लिया। रेजर ने तुरंत एक्शन लिया और ध्यान से उन 4 को बेहोश कर दिया। बेहोशी में जाते ही उनकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गई। किड, तुमने सच में एक सेकंड चांस दे दिया। शाओयेन का इतना अच्छा तरीका देखकर जेड लेगेसी भी उसे थम्स अप देने से खुद को रोक नहीं पाया। इस वक्त जेड लेगेसी भी शाओयेन जितना काम नहीं था। वो लोग केओस में इसलिए गिरे क्योंकि 8th फ्लोर के गार्डियन ने उनके अंदर छुपे हुए डर को जगाया और उसमें थोड़ी सी फाइटिंग स्पिरिट मिला दी। इसी वजह से ऐसा हुआ। अगर उन्हें नहीं रोका जाता और वो ऐसे ही चलते रहते तो हल्का केस में वो बेहोश हो जाते और सीरियस केस में उन्हें ऐसी इंजरीज लगती जो कभी हील नहीं होती। सबसे अच्छा तरीका था उन्हें बेहोश कर देना। शाओयेन ने शांति से कहा, लिटिल ब्रदर शाओयेन, मिस ल्यू किंग, अब सिर्फ हम 4 ही बचे हैं। हमारी हॉकाई टीम का पर्पस बस एक विलन को रेस्क्यू करना था। आखिर हमें अपना मिशन भी कंप्लीट करना है। यूई फिंग जानता था कि जो 2 लोग ऐसी सिचुएशन में भी काम रह सकते हैं वो सिंपल लोग नहीं हो सकते। पहले उसे लगा था कि शाओयेन सिर्फ एक जिद्दी लड़का है जो अपनी सोल पावर के दम पर जो चाहे करेगा, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि बात कुछ और है। और होली सी के टॉप ऑफिशियल्स ने भी उनकी हॉकाई टीम को एक आदमी को घोस्ट वर्ल्ड ट्रेनिंग के लिए ले जाने और ल्यू किंग को डोंगजू में कंपटीशन में एस्कॉर्ट करने का काम दिया था। ये सब सिंपल नहीं था। इन सब चीज़ों को देखकर यूई फिंग ने अपना पर्पस खोलकर बता दिया। आखिर सब एक ही बोट में थे। मुझे उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, शाओयेन ने बेचैनी से कहा। वो सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता था, चाहे सोल ईटर का लॉर्ड बनना हो या अपने शाओ क्लैन के फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना हो। मुझे भी नहीं, ल्यू किंग ने हल्का सा कहा। अब सबसे पहले इस गाय से डील करते हैं। ध्यान से लेना, ये बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ कॉम्बैट पावर ही कैप्टन यू से ज़्यादा नहीं है, बल्कि इसकी सोल पावर भी मुझसे ऊपर है। शाओयेन की आवाज़ काफ़ी सीरियस थी। क्लियरली डो सियान बनने के बाद पहली बार था जब शाओयेन किसी ऐसे ओपोनेंट से मिला था जिसका स्ट्रेंथ और सोल पावर दोनों उनसे ज़्यादा थे। तुमने उसे फाइंड कर लिया? रेजर ने पूछा। गार्डियन की स्ट्रेंथ और सोल पावर भले ही उनसे ज़्यादा हो, लेकिन वो 4 लोग थे। हंटर्स होने के नाते वो नेचुरली इस गाय को कॉन्कर करना चाहते थे। मैंने उसे फील किया है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन लॉक नहीं कर पा रहा। मैंने पहले ही कहा था कि उसकी सोल पावर मुझसे ऊपर है। मैं बस उसकी रफ लोकेशन गेस कर सकता हूँ। सावधान रहो, वो आ रहा है। शाओयेन की आवाज़ अचानक धीमी से तेज़ हो गई।
ल्यूकिन संभल कर, वो तुम्हारे पीछे 10 मीटर से भी कम डिस्टेंस पर है। अगले ही पल शाओयन की नज़र बाउंडलेस डार्कनेस में इधर उधर घूम रही थी और उसने जोर से चिल्लाया, द ब्लेसिंग ऑफ लाइट। ल्यूकिंग वाकई होली सी की हाई स्टेटस वाली फिगर थी। भले ही उसकी सोल पावर शाओयन जितनी स्ट्रांग ना हो और वो गार्डियन को डिटेक्ट ना कर पा रही हो, लेकिन वो हमेशा अलर्ट थी। आवाज़ सुनते ही उसके बॉडी से एक मिल्की वाइट हेलो फैल गया। क्रैश! मिल्की वाइट हेलो ने ल्यूकिंग के डेलिकेट बॉडी के बाहर एक नेचुरल बैरियर बना दिया और उसे कंप्लीटली रैप कर लिया। बैंग बैंग बैंग! जैसे ही ल्यूकिंग ने लाइट सिस्टम की पावरफुल डिफेंसिव एनर्जी एक्टिवेट की, एक साइलेंट जायंट हैंड अचानक उसके डिफेंसिव हेलो पर जा टकराया। आह आह आह! दर्द भरी चीख इस स्पेस में गूंजी। ल्यूकिंग के बॉडी के बाहर का मिल्की वाइट लाइट बैरियर उसके चेस्ट के पास लगभग 3 मीटर तक अंदर धंस गया। अगर थोड़ा और पास आता तो वो सीधा ल्यूकिंग के डेलिकेट चेस्ट पर लगता। ये ल्यूकिंग की चीख के साथ वो मिस्टीरियस अटैक कुछ देर तक स्टेलमेट में रहा। फिर अचानक ल्यूकिंग को कुछ समझ में आ गया। क्रैश! एक हल्की सी आवाज हुई और ट्रांसपेरेंट एनर्जी बॉडी तुरंत गायब हो गई। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, ये सब पल भर में हो गया। बाकी 2 लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाए। शाओयन एक्शन लेने ही वाला था कि गार्डिंग का अटैक खत्म हो गया और वो फिर से बाउंडलेस डार्कनेस में चला गया। फुफ! ल्यूकिंग के डेलिकेट बॉडी के नीचे से हल्की सी खांसी की आवाज आई। तीनों लोग क्लियरली देख सकते थे कि ल्यूकिंग का ब्लेसिंग ऑफ लाइट, जो नॉर्मली 3 स्टार डोज या अर्ली स्टेज के फुल अटैक को भी रोक सकता था, उसका एक कॉर्नर ऑलमोस्ट टूट गया था। ब्लेसिंग ऑफ लाइट एक स्पेशल एनर्जी रे है जो ल्यूकिंग के बॉडी के 3 मीटर के अंदर एक डिफेंसिव एरिया बनाता है। ये उस पर होने वाले हर हार्मफुल अटैक को वीकन कर देता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इतनी पावरफुल डिफेंस भी उस मिस्टीरियस क्रीचर में तोड़ने के करीब पहुंचा दी थी। अगर एक गैप और बन जाता तो ल्यूकिंग सीधा हिट हो जाती। इस बात ने सबको गार्डियन की स्ट्रेंथ से अंदर ही अंदर डरा दिया। तुम ठीक हो? ल्यूकिंग ने सपोर्ट करते हुए शाओयन से पूछा। मैं ठीक हूं, मुझे लगता है मुझे पता चल गया है कि ये कौन सी क्रीचर है। हाँ? शाओयन हैरान हो गया। उसकी सोल पावर फेरी लैंड के करीब होने के बावजूद भी वो गार्डियन को पहचान नहीं पाया। ल्यूकिंग की सोल पावर उससे काफी कम थी, फिर वो कैसे जान गई? क्या तुम्हें लगता है मैंने बस ऐसे ही चिल्लाया था? ल्यूकिंग ने शाओयन को आंखें दिखाकर गुस्से से कहा। क्या मतलब? ल्यूकिंग की बात सुनकर शाओयन की आंखें भी चमक उठीं। अगर गार्डियन का नाम पता चल गया तो उनकी एक्सपीरियंस से वो उसे डील करने का तरीका जरूर निकाल सकते थे। ये एक स्पेशल क्रीचर है, ना ये सोल बीस्ट है ना ही नॉर्मल ह्यूमन। घोस्ट वर्ल्ड में इसके लिए एक स्पेशल नाम है, 3 आइड घोस्ट प्यूपल। ल्यूकिंग की आवाज में एक अजीब सी मैजिक थी जो सबके दिल में देर तक गूंजती रही।